फ्रेंड्स, आज स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के अंदर बनने वाली इमेजेस की, यानी कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर कि उसमें किस तरीके से इमेज बनती है। क्योंकि हमें पता है कि पहले हम लोग ये 3 रूल्स पढ़ चुके हैं और कैसे एक इमेज बनती है हम लोग ये जान चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस है वो एक एक करके चेंज करेंगे और देखेंगे कि जो इमेज बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चेंज आते हैं, जैसे कि उसकी लोकेशन, साइज़, नेचर और ओरिएंटेशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हमारे सामने एक कॉनकेव मिरर पड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग पहली पोजीशन ये लगाएंगे कि मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इन्फाइनाइट पे पड़ा है, मतलब इन्फिनिटी उसकी पोजीशन है और वहाँ से वो लाइट रेज देखेगा और हमें ये देखना है कि जो उसकी इमेज है वो कहाँ बनती है, कैसी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं इन्फाइनाइट से उसकी रेज आएंगी। अब देखिए, कॉनकेव मिरर हमारे सामने ये है और इसका अपर्चर ये है। ठीक है, अब कोई भी रे जो कि हमारी इन्फिनिट से आ रही है, ऑब्वियस सी बात है कि वो फोकस से होके गुजरेगी, ये रूल है, हमें मालूम है। और सारी की सारी जो रे आएंगी वो पैरेलल ही आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए अपर्चर इतना है कॉनकेव मिरर का। अब आप इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, उसमें से निकलने वाली जो लाइट रे होगी वो इस तरीके से पैरेलल ही तो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो जाकर के मिलेगी फोकस पॉइंट पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे पड़ा हुआ है तो जो हमारी इमेज बनेगी उसकी जो लोकेशन होगी वो फोकस पॉइंट पे होगी। राइट, अब फोकस पॉइंट पे है तो उसका जो साइज होगा वो पॉइंट साइज होगा और उसका जो नेचर होगा वो रियल होगा और जो ओरिएंटेशन होगी वो इन्वर्टेड होगी। ये बहुत ही सिंपल केस है। फिर से बता देता हूँ कि इन्फाइनाइट से पैरेलल रेज आई, आके फोकस पॉइंट पे मिली, तो इसका मतलब जो हमारी इमेज बनेगी वो फोकस पॉइंट पे बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरे केस की कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है वो इन्फाइनाइट पे नहीं है, वो इन्फाइनाइट और सी के बीच में इस लाइन पे ही कहीं पड़ा हुआ है, तब क्या होगा। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी शायद कर चुके हैं एक बार कि हमारे पास ये मिरर है, यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रख दिया है। 2 रूल कम से कम इसके अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले रूल में हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी लाइन हमारी ऑब्जेक्ट से निकल के और सीधे जाएगी फोकस पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, दूसरी लाइन जो है वो फोकस पॉइंट से गुजरेगी तो पैरेलल होकर निकलेगी, यानी कि फोकस पॉइंट से गुजरी तो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के निकल गई और यहाँ पे बनता है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारी जो इमेज है वो तैयार हो जाएगी। यानी कि जो उसकी लोकेशन बनेगी इमेज की वो होगी बिटवीन सी एंड हैफ और उसका जो साइज़ बनेगा वो थोड़ा घट जाएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे डिमिनिश्ड। और जो हमारा नेचर होगा वो रियल होगा और जो उसका ओरिएंटेशन होगा वो इन्वर्टेड होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रही है। ठीक है, तो ये दूसरी पोजीशन हमारे सामने क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पे रख दें तब क्या होगा। देखिए, सी पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है और हमें वैसे हम लोग ये 10th क्लास में कर चुके हैं कि सी पे जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसमें से पहला रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो पैरेलल जो लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो टकरा के फोकस पॉइंट से निकलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा रूल क्या है कि इसी में से एक लाइट रे निकलेगी, वो फोकस पॉइंट से गुजरेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इन दोनों का जहाँ इंटरसेक्शन होगा वो कौन सी जगह होगी। जी हाँ, ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे वाली जगह। यानी कि अगर आप सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी जो इमेज है वो भी सेंटर पे ही बनेगी बट नीचे की तरफ बनेगी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी जो लोकेशन होगी वो सी पे होगी, यानी कि जो जहाँ ऑब्जेक्ट वहीं उसकी इमेज। साइज़ जो होगा बिल्कुल सेम होगा, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। नेचर होगा वो रियल होगा क्योंकि रियल लाइंस के इंटरसेक्शन पे बन रही है। ठीक है, ओरिएंटेशन नीचे की तरफ यानी कि इन्वर्टेड होने वाला है। तो इस तरीके से हमारी 3 पोजीशन क्लियर हो जाती है। अब एक काम करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा और आगे ले जाते हैं, यानी कि इसको सी और एफ के बीच में रख दे, तब क्या होगा। तो हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे सी और एफ के बीच में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा है। पहला जो रूल अप्लाई होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी, इसमें से लाइन निकल के, यानी कि निकली, लाइट रे निकली और यहाँ से गई और ये फोकस से होके गुजर गई। समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा जो रूल है, इसमें से एक लाइट रे निकलेगी, वो फोकस पॉइंट से होके गुजरेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ से गई और यहाँ से निकल गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो उससे बड़ा बना है नीचे की तरफ कुछ इस तरफ। ठीक है, तो इसका जो लोकेशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट और सी के बीच में कहीं बनेगा। राइट, साइज जो है मैग्नीफाइड हो गया, लार्ज हो गया क्योंकि बड़ा हो गया। ठीक है, नेचर रियल है ही, ओरिएंटेशन इन्वर्टेड है ही। इसको वैसे भी देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका जो हमारा इमेज बना था वो सी और एफ के बीच में बना था। इस बार हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में रखा तो जो हमारा इमेज है वो सी और इनफाइनाइट के बीच में बना, मतलब ये बिल्कुल उल्टा हो गया उस चीज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये चौथी
सिचुएशन है वो भी क्लियर हो जाती है। अब एक काम करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, मतलब सी और एफ से हम लोग ले जाते हैं इसे कहाँ पे, एफ के ऊपर, यानी कि फोकस पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, हमें पता है पहला रूल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में से अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे निकले तो वो टकरा के फोकस पॉइंट से निकल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइट रे निकली, मिरर से टकराई और यहाँ पे इनफाइनाइट की तरफ निकल गई। इसी में आप एक दूसरा रूल भी अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ से एक लाइट रे निकली और पोल से जाकर के टकराई, क्योंकि ये इसका सेंटर है, पोल से टकरा करके ये भी इनफाइनाइट की तरफ निकल गई। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पे जाके कहीं बनेगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैंने अभी पहला केस जो था, पहला केस क्या था, जब लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही हो तब इमेज कहाँ बनती है, ऑब्वियस सी बात है फोकस पॉइंट पे बनती है। और जब ऑब्जेक्ट ही फोकस पॉइंट पे हो तब इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा हो गया। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें पैरेलल पे जा रही हैं और हमें पता है पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती है कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो इसका मतलब इमेज जो होगी वो इनफाइनाइट पे कहीं बनेगी, मतलब लोकेशन जो हो गया वो इनफाइनाइट हो गया, साइज अनडिफाइंड है, नेचर अनडिफाइंड है और ओरिएंटेशन वो भी अनडिफाइंड है, पता ही नहीं है क्या होगा कैसे होगा। ऑब्वियस सी बात है बनेगा तो बहुत बड़ा, लेकिन कितना बड़ा ये नहीं पता। इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है जी। ठीक है, तो ये पांचवा केस हमारा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तब क्या होगा, मतलब यही ऑब्जेक्ट अगर फोकस पॉइंट और पोल इन दोनों के बीच में होगा तब क्या होगा, तब कैसे इमेज बनेगी। तो बहुत सिंपल है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान से देखिएगा कि हमें पता है पहला रूल जो होता है कि ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो वो फोकस पॉइंट से होकर गुजर जाती है। तो यानी कि इसमें से एक लाइट रे निकली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल थी, वो फोकस पॉइंट से होकर के गुजर गई। ये बात समझ में आ गई। ठीक है साहब। दूसरा जो रूल है कि फोकस पॉइंट से कोई लाइट गुजरे, यानी कि इस पॉइंट से कुछ लाइट गुजरे। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है ना ये थोड़ा इमेजिनरी है, इसको ऐसे ही हम लोगों ने माना है, मतलब इसी की डायरेक्शन के अंदर एक लाइट रे निकाली है इस ऑब्जेक्ट ने कुछ इस तरीके से। और हमें पता है कि फोकस पॉइंट के से कोई लाइट होकर के गुजरती है तो वो क्या होती है, पैरेलल होकर के निकल जाती है, यानी कि इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें समझ में आ गई, लेकिन हमें इमेज निकालनी है, हमें इमेज प्राप्त करनी है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों लाइनों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। मतलब ये जो लाइन मेरी गई है इसको मैं कुछ इस तरीके से आगे लेके जाऊंगा, और ये जो मेरी लाइन गई है ये मैं कुछ इसको इस तरीके से आगे लेके जाऊंगा। ये दोनों यहाँ जा कर के इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं इसकी इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से। मतलब ये हुआ कि ये एकमात्र केस है जहाँ पे कॉनकेव मिरर के अंदर पीछे की तरफ कोई इमेज बन रही है। ठीक है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हुई, लोकेशन कहाँ है इसकी, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या हुआ, बढ़ गया, मैग्नीफाइड हो गया। ठीक है, नेचर क्या है, वर्चुअल है, पीछे बनी है। रियलिटी में थोड़ी ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब रियलिटी के अंदर थोड़ी रेस पीछे की तरफ जा रही है, नहीं, क्योंकि रियलिटी में जो रेस है वो आगे की तरफ निकल गई। ठीक है, तो इसका जो नेचर है वो वर्चुअल है। ओरिएंटेशन अपवर्ड कह लीजिए या इरेक्ट कह लीजिए, क्योंकि इसका जो साइज है वो बढ़ गया है। जब भी आप कॉनकेव मिरर को अपने शक्ल के पास लेके आएंगे तो आपको आपका चेहरा बड़ा नज़र आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा, फिर इसको सी और इनफाइनाइट पे रखा, ये बीच पे रखा, फिर सी पे रखा, फिर सी और एफ के बीच में रखा, फिर एफ पे रखा, फिर एफ और पी के बीच में रखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 पोजीशंस ली एक ऑब्जेक्ट की, और 6 पोजीशन में 6 तरीके की इमेजेस हमारे सामने कुछ इस तरीके से बन के आई। आपके सामने चार्ट बन गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि हम लोग हर केस के साथ इसका यूज़ कैसे ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो एक्चुअली टॉर्चेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है, फोकस पॉइंट से गुजर के कोई लाइन गुजरेगी तो वो पैरेलल जाएगी, और हमारी जो टॉर्चेस हैं हमें चाहिए होता है कि उसमें से सीधी रेज निकले। मतलब आपने देखा होगा कि टॉर्चेस में से क्या है, पैरेलल लाइंस निकलती हैं, तो वो इस कॉनकेव मिरर की वजह से ही निकलती हैं। तो टॉर्चेस में कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अपना चेहरा बड़ा देखने के लिए शेविंग मिरर्स के अंदर भी इस मिरर का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों को बड़े बड़े साइज में देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारी जो सोलर लाइट होती है, यानी कि सनलाइट जो होती है, उसको एक जगह पे कंसंट्रेट करके एनर्जी पैदा करना होता है तो इस मिरर का यूज़ किया जाता है, यानी कि सोलर फर्नेसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसको सौर भट्टी भी कहते हैं हिंदी के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को कई सारी पोजीशंस पे हम लोग लेके गए, तो कई सारी पोजीशंस के हिसाब से अलग अलग इमेज बनती गई। इनका कंसंट्रेशन, इनका लोकेशन, इनका साइज, इनका नेचर, इनका ओरिएंटेशन, सब कुछ चेंज हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक कॉनकेव मिरर के अंदर इमेजेस अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब आपके सामने कोई भी कॉनकेव मिरर पड़ा होगा तो आप उससे जितना दूर होंगे उस हिसाब से आपकी जो इमेज है वो बदलती जाएगी। पहले बहुत दूर खड़े हुई है, फिर थोड़ा पास, फिर थोड़ा पास, फिर थोड़ा पास, फिर बहुत पास। तो इस तरीके से इमेजेस आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये हो जाता है कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। अब देखिए इन सभी चीज़ों में, अब ये तो मैंने बात करी कि इमेजेस इस तरीके से बनती है। अब आगे क्या होगा, इन सब की आपको वैल्यूज दे दी जाए, यानी कि मैथमेटिकल वैल्यूज, जैसे कि एफ की वैल्यू ये हो गई, स्मॉल एफ की वैल्यू ये हो गई, या फिर इसकी वैल्यू, इमेज की वैल्यू ये हो गई। फिर आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो वहाँ पे मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन का या एक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, जिसे आप मिरर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। हम लोग उसको भी डेरिवेट करेंगे कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मैथमेटिकली उससे सॉल्व करना है और डायग्राम के रूप में हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों तरीके के सवाल बनते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।